उत्तराखंड से निकलकर पतंजलि इस समय विश्व के पायदान पे खड़ी है। आचार्य बालकृष्ण हैं और वो राइजिंग उत्तराखंड के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे आज हम बेबाकी से बातचीत करेंगे। और मैं पैनलिस्ट जो मेरे साथ यहाँ पे बने हुए हैं, मैं आप लोगों को, व्यूअर्स को भी निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास भी कोई अपने सवाल हो तो जरूर बताएं अपने सवाल। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, आप सहित सभी ईटीवी के जो दर्शक हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, जब हम राइजिंग उत्तराखंड की बात करते हैं, जब हम राइजिंग उत्तरांचल की बात करते हैं, तो एक चीज सबके दिमाग में आती है, वो है राइजिंग पतंजलि। पतंजलि की ग्रोथ इस देश में पिछले 5 साल के अंदर बहुत बड़ी है। और जब पतंजलि की निगाह से आप उत्तराखंड को देखते हैं तो क्या आपको लगता है अभी बहुत कुछ बाकी है? क्योंकि पतंजलि की ग्रोथ तो हुई, लेकिन उत्तराखंड की ग्रोथ उस स्पीड से नहीं हुई। यानी राइजिंग पतंजलि तो हुआ, लेकिन राइजिंग उत्तराखंड नहीं हुआ। आज हम 2017 में खड़े हैं। पतंजलि की उत्पत्ति उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं, जड़ी बूटियां या जो हमारे कृषि उत्पाद थे, हॉर्टिकल्चर उत्पाद थे, उनको हमने सोच करके शुरू किया था कि यहाँ पर जो भौगोलिक विविधता है या प्राकृतिक यहाँ पर जो एक भगवान की दी हुई संपदा है, उसके द्वारा हम उन जड़ी बूटियों का प्रोसेस करेंगे। दुर्भाग्य से आज उद्योग तो हमने उत्तराखंड में लगा दिया, परंतु रॉ मटेरियल जो उत्तराखंड में उपलब्ध हो सकता है आज दूसरे प्रांतों से और दूर दूर से हमको लाना पड़ रहा है। के लिए मैं यदि बात करूं कि यदि पतंजलि के अंदर जितना रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, यदि उतनी ही व्यवस्था यदि उत्तराखंड के प्रांत से हो जाए तो मैं समझता हूं कि हर घर में ये जो प्लायन की समस्या है वो खत्म हो जाएगी और पूरी उत्तराखंड की जो समृद्धि है वो कई गुनी बढ़ जाएगी। जी, आपने और बाबा रामदेव ने मिलकर ऐसा क्या चमत्कार किया है कि एफएमसीजी कारोबार में पतंजलि देश की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई है? ऐसा चमत्कार क्या किया है? वही आइडिया आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी दीजिए, चमत्कार हो तो राइजिंग उत्तराखंड हो। हमने जनता के भरोसे को जीता है, उनके विश्वास को पाया है। विश्वास कार्य से मिलता है और उत्तराखंड में अभी जो सरकार आई है वो भी जनता के भरोसे और विश्वास से आई है, बहुत बड़े बहुमत पर आई है। बस आवश्यकता है उस विश्वास और भरोसे को बना करके रखने की। यदि उसके लिए वो योजना बना करके काम करेंगे तो ऐसी कोई कारण नहीं है कि जनता उनको अस्वीकार करे। आवश्यकता है जनता की भावना को, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को समझने की, उसको पूरा करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। और हमको पूरा विश्वास है कि जो नई सरकार आई है उस क्षेत्र में अभी उसने कदम बढ़ाए हैं, अभी शैशव काल है और वो कार्य करेगी, हमको ऐसा विश्वास है। क्या आपको लगता है उत्तराखंड के अंदर मौजूदा परिस्थिति के अंदर सबसे ज्यादा करने की क्या आवश्यकता है? उत्तराखंड को यदि समृद्धशाली बनाना है तो यहाँ पर जो उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आज पूरे पहाड़ खाली हो रहे हैं, लोग वहां को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। इसका मूल कारण है कि उनके पास जो जीवन निर्वहन के साधन है वो नहीं है। तो जीवन निर्वहन के साधन हम इस रूप में पैदा कर सकते हैं कि वहां पर हम जड़ी बूटियां उगाने के लिए यदि परंपरागत कृषि को छोड़कर और कुछ योजनाओं को यदि हम बनाते हैं तो लोगों के जीवन निर्वहन के साधन पैदा होते ही स्वास्थ्य और शिक्षा के साधन भी अपने आप हो जाएंगे। तो उत्तराखंड की समृद्धि के लिए कि पहाड़ों के पलायन रुके और लोग 4-4, 5-5 हजार के लिए, हजार रुपए के लिए पहाड़ों को छोड़ करके दूर दूर के शहरों पर ठोकर खाने के लिए न जाए। यदि हम ऐसी व्यवस्था कर लें तो इसमें उत्तराखंड की भी समृद्धि है और यहाँ के लोगों की भी उसमें एक तरह से जीवन में समृद्धि आएगी। पतंजलि का सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ के पार पहुंच गया है और आपने अगले साल का लक्ष्य रखा है लगभग 20,000 करोड़। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी है? दूसरा, कैसे पूरा कर पाएंगे इतने बड़े लक्ष्य को? एग्जैक्टली डबल कराया आपने। इसके लिए पहली आवश्यकता होती है, जैसे मैंने कहा कि उस प्रोडक्ट को लेकर के जो क्वालिटी के लिए अनुसंधान होना, वो रिसर्च का कार्य हम कर चुके हैं। दूसरी आवश्यकता होती है उन प्रोडक्ट को उत्पादन करने के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स होना। उसके लिए हम लोगों ने उत्तराखंड सहित अभी तेजपुर में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, अब विजयनगर जो है आंध्रा में कई बड़ी यूनिट हम खड़ी कर चुके हैं। तीसरी आवश्यकता होती है
कि उनको लोगों तक पहुंचाने का नेटवर्क को तैयार करना वो तैयार हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात है क्वालिटी का प्रोडक्ट हो और लोगों का भरोसा है, ये दोनों चीज बहुत जरूरी होती है और लोगों का भरोसा हमारे साथ है। क्वालिटी के लिए हमने संकल्प लिया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करेंगे। जी, क्या आपको लगता नहीं है जब आप डबल करने की बात करते हैं तो डबल करने के अंदर किसी भी आप 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की बात करते हैं तब आपको लगता नहीं है कि एग्रेसिवनेस बहुत इसके लिए चाहिए होगी? और आप तो योग की बात भी करते हैं, आप तो धैर्य की बात भी करते हैं। धैर्य का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है कहीं ना कहीं। धैर्य का मतलब निठल्ला होना नहीं है। योग का मतलब योगः कर्मसु कौशलम है। यदि कर्म में कुशलता है तो आप योग में स्थित हैं, और कुशलता नहीं है तो योग भी आपसे जाता रहेगा, वो भी नहीं बचेगा। और इसी योग के बलबूते पर यह स्वदेशी अभियान खड़ा हुआ है और इसी योग के बलबूते पर यह दुनिया में छाएगा और दुनिया में बड़ी बड़ी संस्थानों में काम करने वाले और चलाने वाले लोग सोचेंगे कि यह ताकत कहां से आएगी। उस दिन पता चलेगा यह ताकत योग की ताकत है और योग से ही हम इस काम को कर रहे हैं। चलिए, आप आचार्य बालकृष्ण हैं, बाबा रामदेव योग गुरु हैं, लेकिन आजकल आपको मल्टीनेशनल कंपनी के कुछ सीईओ कहते हैं कि ये योग गुरु और आचार्य कम, बिजनेसमैन ज्यादा है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम जीवन में जी पूरी ईमानदारी के साथ में यदि व्यापार कर लें तो इससे बेहतरीन कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि यह उद्योग भी योग के लिए है और इस उद्योग के द्वारा भी योग और आयुर्वेद की प्रतिष्ठापना के लिए। और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है, यदि आयुर्वेद ने और योग ने हमको बढ़ाया है तो हमने योग और आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचाने का संकल्प लेकर के उसके माध्यम से हम अपने जितने भी जो देश के लोग हैं उनके लिए क्या ही करने का संकल्प लिया है। जी, मैं बढ़ता हूं आगे और अगले सवाल की तरफ जाता हूं। आपने हाल ही में कहा था कि आप बुल पावर की तकनीक से काम कर रहे हैं, यानी बुल से आप बिजली बनाएंगे। ये विचार कैसे और बिजली कैसे बनाएंगे? कई बार हम देखते हैं कि जो गोधन है मेरे भाई, वो सड़कों पर गलियों में गायों को बछड़ों को घूमते हुए देखा। जब मैं राजस्थान में गया तो वहां देखा कि वहां तो हजारों की संख्या में बैल हैं। हमने कहा कि कहीं लेके जा रहे हैं, बोले नहीं, ये तो ऐसे ही यहाँ घूमते रहते हैं। हमने सोचा कि भगवान का दिया हुआ वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है कि आज वो व्यर्थ जा रहा और कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो कल कटने के लिए जाएगा। इसका कुछ सदुपयोग हो जाए, इससे कुछ कार्य लिया जा सके तो वो जो है गोधन कटने से बचेंगे, नहीं तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई लेकर के जाएगा। जब ये विचार मेरे मन में आया, हमने रिसर्च करना शुरू किया कि उस गोधन को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि अब खेत जोतने का काम ट्रैक्टरों से होना शुरू हो गया है, बाकी बैलों का काम बहुत कम रह गया है। तो हम लोगों ने फिर अनुसंधान करना शुरू किया और मैंने इस कार्य को फिर अनुसंधान को एक चुनौती के रूप में लिया। हम लोगों ने बुल पावर के रूप में बिजली पैदा करने का साधन तो हमने शुरू ही किया। मैं आगे बताना चाहता हूं कि अभी मैंने कोल्लू का तेल, जो बैलों से तेल निकलता है, तेल के ऊपर परीक्षण किया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आजकल एक्स्ट्रा वर्जिन के नाम पर या एक्स्ट्रा एक तरह से उसके अंदर न्यूट्रिशंस के नाम पर जो भी जितने भी तरह के लोग प्रचार करते हैं, मैं बताना चाहता हूं, यदि कोल्हू का तेल यदि आपको मिल जाए उससे बेहतर कोई तेल नहीं हो सकता। इसके लिए भी हम योजना कर रहे हैं। कोल्हू के तेल से आपका घर और आपकी सेहत जो है, आपके बच्चे ठीक रहेंगे और उससे गोवंश की रक्षा भी होगी। बिजली तो पैदा करेंगे ही, उससे तेल भी हम निकालेंगे। चलिए, एक और खबर आ रही है, पुष्टि आप करिए कि मैकडॉनल्ड्स की तर्ज के ऊपर पतंजलि अपने रेस्टोरेंट्स लेकर आएगा। खबर में कितनी सच्चाई है? सच्चाई इतनी है कि हमने कुछ एक दो लोग आए थे, हमने कहा भाई इसके ऊपर विचार करो। वो विचार करने का तो भाई हमारे से आगे निकल गया, विचार करने की जगह वो कैंटीन बना करके चालू कर दिया। तो गति थोड़ी ज्यादा हो गई थी, हम लोगों ने फिर मना कर दिया, क्योंकि वो हमारी योजना का पार्ट था पर हमारा कार्य का पार्ट नहीं था। कार्य के लिए हमने कहा है कि अभी विचार चल रहा है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यदि लोगों को हम दें तो वो हेल्दी फूड हो, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला हो, उससे जो है लोगों के जीवन के लिए अच्छा हो। तो यह हमारा प्रयास है। तो उसके लिए रिसर्च चल रहा है। जब रिसर्च पूरा होगा तो कार्य परिणाम में भी दिखाई देगा। पर कई मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी क्वालिटी को लेकर बड़े सारे सवाल उठाती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मल्टीनेशनल्स हैं, उनको षड्यंत्र करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है।
तो धीरे धीरे षड्यंत्र करते रहते हैं। मैं अभी देख रहा था 3-4 दिन पहले की बात है सोशल मीडिया में, पुरानी बात नहीं, तो उसमें लिखा हुआ था कि 42% पतंजलि की प्रोडक्ट मानक से क्वालिटी से नीचे। हमने कहा भाई प्रतिशत लोगों को प्रोडक्ट की संख्या पता नहीं है, ये प्रतिशत कहां से पैदा हो गया। जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, जहां वो न्यूज छपा था 40% प्रोडक्ट फेल हो गए हैं। हाँ, इतना ही नहीं, मैं आ रहा हूं भैया, आपकी बात मैं पहले बता देता हूं। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि आरटीआई के तहत यहां से उत्तराखंड से वो सूचना मांगी गई कि 2013 से लेकर के 16 तक कितने सैंपल हुए। और उस समय आप जानते हैं बड़ी मेहरबान सरकार हमारे उत्तराखंड में थी, जो हमारे लिए बड़ी मेहरबानी थी उसकी। 80 केस आप पर कर दिए। सुनो, 80 नहीं थे भैया, 450 के लगभग। अच्छा, 450। हाँ, संख्या कम बता रहे हो आप। तो उसके बाद हम तो हर रोज 10-12 मुकदमे की पैरवी करते थे। तो उसके बाद में जब अब सरकार ठीक है, अब सरकार ठीक है। सरकार का कार्य, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने सरकार की बात की तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब वह किसी पार्टी की सरकार हो सकती है, पर सरकार जब बनने के बाद में वह प्रांत की सरकार होती है, प्रांत किसी पार्टी की नहीं होती है। वह पूरे प्रांत के हित सोचे, पूरे प्रांत के लोगों के लिए सोचे, ये जरूरी होता है। यदि ऐसे सरकार कोई भी काम करें, वास्तव में वह सरकार होने का जो एक दायित्व है वह निर्वहन करता है। परंतु जब आपका इंटेंशन ही खराब हो, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, तो वह सरकार कहलाने के लायक वो लोग नहीं होते हैं। तो आपने बात पूछी थी कि मिलावट को लेकर के, तो करीबन वो सैंपल लिए गए, 42 सैंपल्स लिए गए, 40 सैंपल्स सारे दूसरे कंपनियों के थे। 2 सैंपल के अंदर में मैं ये भी बताना चाहता हूं, एक तो था उसमें शिवलिंगी के बीज और एक आंवला जूस। मैं अभी बता देना चाहता हूं, आंवला जूस में कमी मिली लेबल के ऊपर, जो लेबल में जो हमारा जो प्रिंटिंग मिस्टेक जैसे थी कि लेबल के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक पाया गया। और जो शिवलिंगी का बीज है, मैं बताना चाहता हूं, वो एक पौधे का बीज है। उसके अंदर कोई हमने ना बनाया ना प्रोसेस किया, सिर्फ हम पैकिंग करके देते हैं। अच्छा। तो मजेदार बात यह है कि उस बीज के अंदर कहा गया कि इस बीज के अंदर बहुत सारा मिलावट मिला। तो जबरदस्ती एक तरह से सिद्ध करने का प्रयास था। और इस 2 बात को, यानी कि 40 जो प्रोडक्ट दूसरों के सैंपल्स फेल हुए बिना कुछ चर्चा किए हुए, 2 जबरदस्ती जो हम लोगों को फेल करने का प्रयास किया था, उस 2 प्रोडक्ट को आधार बना करके पूरे देश में एक सिगुफा फैलाने का प्रयास किया, पतंजलि के पूरे सेवा कार्य को बदनाम करने का प्रयास किया। इतना कुछ प्रयास होने के बाद वो असफल हुए, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है, देश की जनता जानती है कि पतंजलि से कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा और जनता ही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। और उन्होंने दिया, इसके लिए मैं देश की जनता का धन्यवादी हूं। और इस तरह की कोई बात नहीं थी, वो मैंने आपको बता दिया। आचार्य बालकृष्ण, ऐसा क्यों है कि सारे षड्यंत्र पतंजलि के खिलाफ ही होते हैं? बीच में एक अफवाह आई कि बाबा रामदेव का एक्सीडेंट हो गया। ये इसलिए होते हैं क्योंकि इस देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए हैं। वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जिस देश की कल्पना की थी, उस कल्पना में स्वतंत्रता के साथ में स्वदेशी और स्वावलंबन का भी एक स्वरूप देखा था। महात्मा गांधी से लेकर के बाकी बहुत सारे वीरों ने इसकी कल्पना की थी। दुर्भाग्य से एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को गुलाम बना दिया था, हम सब जानते हैं। आज इस तरह की जो कंपनियां हैं इस देश के अंदर हजारों की संख्या में हैं। उन कंपनियों को स्थापित करने के लिए, उन कंपनियों ने अपने आप को बढ़ाने के लिए न हमारी संस्कृति को छोड़ा, न हमारी परंपराओं को छोड़ा, न नियम और मर्यादाओं का पालन किया। उन्होंने एक ही काम किया, क्षमा करना। ये ना के ना प्रकारेणा, किसी भी तरह से वो अपने पैरों को लंबा कर सके, उन्होंने ये प्रयास किया था। उनको रोकने के प्रयास में ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ पतंजलि ने किया, बहुत लोगों ने प्रयास किया। उसके लिए बड़े आंदोलन हुए, लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां भी दी, परंतु जो आहुति दे करके चले गए वो इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु उन एमएनसीज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। एक बाबा ऐसा खड़ा हुआ, देश के लोगों ने भरोसा किया और आज उनकी चूलें हिल रही हैं, इसलिए वो षड्यंत्र कर रही हैं, क्योंकि आज तक उनकी चूलों को, जड़ों को कोई नहीं हिला पाया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं। कौन सी एमएनसीज है जो आयुर्वेद पर भरोसा करती है?
आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अब तो कई सारी करने लग गई हैं। चाहता हूं, सुनो, तो कई सारी करने लग गई हैं। नहीं, इसका कारण क्या है? वो फिसल गए तो हर हर गंगा है, और कोई कारण नहीं है। इन लोगों ने कहा कि तुम जो है नीम का दातुन करते हो, वो दांतों के लिए हानिकारक है, वो ठीक नहीं है, मसूड़े खराब हो जाते हैं। तुम हल्दी और नमक से जो प्रयोग करते हो, ये अवैज्ञानिक है, ये साइंटिफिक नहीं है। हमारी जितनी भी परंपराएं थी, वो सारे परंपराओं को एक एक कर करके उन्होंने ध्वस्त करने का प्रयास किया, और केमिकल हमारे घरों में पहुंचा दिया, और केमिकल थमा दिया कि इस केमिकल को खाओ, पेट में जाए, वो नुकसान करे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी टूथपेस्ट कंपनियां जो पेस्ट बनाती थी, उसके अंदर इतने हार्मफुल केमिकल डाले जाते थे, पूरी दुनिया में प्रतिबंधित थे, पर भारतवर्ष को जो वो केमिकल खिलाया जा रहा था, जिसके कारण से न जाने कितने घरों के दिए उजड़ गए होंगे, कितने घरों में बीमारियां फैली होंगी। इस तरह की हरकतें उन्होंने वर्षों से किया, और वो जो जिसका विरोध करते रहे। इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति और परंपरा का टूथपेस्ट बेचने के लिए बहनों को और भाइयों को खड़ा कर देना, लड़की पटाने का साधन बना लेना, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह की गंदी हरकतें इन्होंने करके हमारी संस्कृति को भी दूषित किया, हमारे संस्कृति को भी प्रदूषित किया। तो इसके बाद में आज पतंजलि खड़ा हुआ, हम लोगों ने आयुर्वेद की शक्ति को लेकर के, हमारे ऋषियों को, हमारी परंपराओं को गर्व और गौरव देते हुए हमने उस चीज को खड़ा किया। तो आज वो भी कहती है तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, नीम है, तो ये आयुर्वेद की शक्ति है, और ये स्वदेशी की शक्ति है, जो आज घुटने टेक करके उनको मानना पड़ रहा है। आचार्य बालकृष्ण, अगला सवाल, आप योगी हैं, आप आचार्य हैं, लेकिन फोर्ब्स की लिस्ट में भी आप आ जाते हैं। अच्छी बात है, यदि फोर्ब्स की लिस्ट में हम हैं तो फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में भी आप आ जाते हैं। नहीं, मैं एक कहना चाहता हूं, उनकी सूची में हम हैं तो वो हम नहीं हैं, वह इस देश की स्वदेशी के प्रति निष्ठा रखने वाली जनता है, जो हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा और मूल्य और आदर्श पर विश्वास रखने वाले इस देश की जनता है। क्योंकि बालकृष्ण आज से 20 साल पहले भी ऐसे ही था। नहीं, इतने करोड़ों रुपए का आचार्य बालकृष्ण करेंगे क्या? आचार्य बालकृष्ण, आप तो योगी हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, वो आचार्य बालकृष्ण का नहीं है, इसलिए बालकृष्ण कुछ नहीं करेगा। इन्हीं कपड़ों में था, इन्हीं में हूं, एक पैसा सैलरी नहीं लेता, एक तरह का कोई डिविडेंड नहीं लेता, एक भी साधन नहीं प्रयोग करता, ना मुझे आज जरूरत है, ना कल करूंगा। जो भी होगा तो यह आयुर्वेद और योग को बढ़ाने के लिए होगा, देश की शिक्षा के लिए होगा, देश के स्वास्थ्य के लिए होगा, और देश की जनता की सेवा के लिए होगा। ये हमारा संकल्प है, और पूरे देश के अंदर खुली घोषणा है, हम लोगों ने किया है। कल ही हम लोगों ने, परसों हम लोग बहुत बड़ा केदारनाथ आपदा के बाद में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, 1.5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा, मैंने तो श्रद्धेय स्वामी जी को सही बताया भी नहीं था कि कितना खर्च हुआ। 25 करोड़ रुपया लगभग खर्च कर करके हम लोगों ने आपदा के बच्चों के लिए इतना बड़ा सेवाश्रम बनाया। यदि हमारे पास साधन ना होते तो हम कहां से बनाते? दान हमको मिला है, आपदा के नाम पर शायद 2-2.5 करोड़ रुपए हमको टोटल मिले थे। आज पतंजलि ने 25 करोड़ से ज्यादा खड़ा किया, तो साधन थे इसलिए खड़ा किया। आज आचार्य कुलम की श्रृंखला के लिए हम लोगों ने संस्कृत विद्यालय। अच्छा, आचार्य बालकृष्ण चाहते हैं जैसे राइजिंग पतंजलि हुआ, जैसे राइजिंग पतंजलि इस देश में हुआ, इस देश के अंदर राइजिंग उत्तराखंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम चाहते हैं उत्तराखंड का उदय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरा सीधा सवाल है। अब राइजिंग पतंजलि तो हो गया, आपका टर्नओवर 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ भी पहुंच जाएगा, लेकिन ये उत्तराखंड कब खड़ा हो पाएगा? उत्तराखंड को खड़ा करने के लिए हमने बहुत प्रयास किए, हमने सच्चे मन से हम लगे, हमने उत्तराखंड को खड़े करने की बात की गई तो हमको हमारी टांग तोड़ने की बात इन लोगों ने करी पीछे। इसमें हमारा दोष नहीं। डरते तो नहीं है? कहना चाहता आप डरते तो नहीं है? सुनो, आप डरते तो नहीं आचार्य बालकृष्ण? आपको लगता है हमारी शक्ल सूरत और हमारे काम से हम कभी डरे हैं? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जो कुछ भी हम हैं, इस देवभूमि की, इस देव संस्कृति की कृपा है, उन ऋषियों की, उन महर्षियों की, उन तपोपुत हमारे जितने भी संत महात्मा की परंपरा है, उनके तप से हम हैं। और हम लोगों ने जो भी शुरू किया वो गंगा की उद्गम स्थल गोमुख से लेकर के, तपोवन से लेकर के गंगोत्री से हमने इस अभियान को शुरू किया था। और आज भी हमारी सोच है कि उत्तराखंड की समृद्धि से पतंजलि की समृद्धि बने, हम यही चाहते हैं। और पतंजलि की समृद्धि से हम उत्तराखंड को समृद्धशाली बना ले, इसके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं, हमने बहुत सारे काम किए, आगे भी काम करेंगे। और सरकार की अभी मानसिकता भी क्योंकि सकारात्मक है, और हमको विश्वास है सरकार के लिए पतंजलि योगपीठ की तरफ से जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम सहयोग देंगे भी। और जिन कार्यों को उत्तराखंड को समृद्धशाली बनाने के लिए जहां आवश्यकता होगी सरकार से रिक्वेस्ट करके हम सहयोग लेंगे भी, और इससे समृद्धशाली उत्तराखंड बनेगा और विकासशील उत्तराखंड बनेगा, यह हमारी सोच है और हम बना करके दम लेंगे। फोर्ब्स की लिस्ट में आना, 10,000 करोड़ का साम्राज्य होना,
माना यह जाता है कि चेहरा बाबा रामदेव का है, लेकिन दिमाग और मेहनत आचार्य बालकृष्ण की। श्रद्धेय स्वामी जी का तो सारा पुरुषार्थ ही उनका है, सोच और विजन उनका है। हमारे साथ टीम है, मैं अकेला नहीं हूं, सब टीम मिल करके ये कार्य होता है। मैं इतना ही कह सकता हूं। अगर भगवान ने अगर मैं सीधे शब्द में कहूं, मैनेजमेंट की भाषा में कहूं, तो सीईओ आप हैं पतंजलि के। भगवान ने हमको व्यवस्था के लिए, एक लीड करने के लिए या व्यवस्था को चलाने के लिए, अग्रणी रहने के लिए हमको मौका दिया, और उस मौके को हम भगवान को साक्षी मान करके निभाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। और इसके लिए जितना बन पा रहा, आज करीबन डायरेक्ट हमारे पास 25,000 से ज्यादा कर्मयोगी भाई बहन सेवाएं दे रहे हैं। उन सब कर्मयोगी भाई बहन जो छोटा से छोटा जो कार्य कर रहा है और बड़े से बड़े जिम्मेदारी पर है, उन सब से मिलकर के आज पतंजलि की समृद्धि है, मैं ऐसा मानता हूं। पतंजलि के हेडक्वार्टर्स उत्तराखंड में है। ये पहली ऐसी एफएमसीजी कंपनी होगी जो दिल्ली और मुंबई के बाहर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मैनेज करने के लिए दो क्या तरह प्रॉपर मैनेजमेंट टीम है, प्रॉपर एमबीए लोग हैं, या फिर आपका तरीका कुछ अलग है? देखिए, किसी भी बड़े कार्य को चलाने के लिए मेरे भाई जी, आदमी की आवश्यकता होती है, बुद्धिशाली लोगों की भी आवश्यकता होती है। हमारे पास भी आईएम के भी लोग हैं और आईआईटीज के भी हैं, दूसरी जगह के भी हैं, बड़े बड़ी संस्थानों के लोग भी हैं। बुद्धिशाली लोगों की आवश्यकता होती है और मैं बुद्धि की प्रशंसा करता हूं, बुद्धि का सम्मान होना चाहिए। परंतु उससे बढ़कर के भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, कि उस बुद्धि को लगाने वाली बुद्धि होने की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बुद्धि तो पहले से ही देश में थी और आज भी है। तो लगाने के लिए, इसलिए संस्कृत शास्त्रों में कहा गया कि योजकस तत्र दुर्लभः, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभः। यहां भी जितने बैठे हैं, देश में भी जितने भाई बहन हैं, जितनी हमारी युवा शक्ति है, कोई निरर्थक और व्यर्थ नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि हम उनको सही कार्य में नहीं लगा सके, ये हमारी कमजोरी है। तो हमारा प्रयास रहता है कि जो भी पतंजलि में आए उनसे सही कार्य लिए जाएं। इस प्रयास के तहत आज पतंजलि खड़ा हो रहा है और उसी प्रयास से यह और आगे बढ़ेगा, यह हमको पूरा विश्वास है। अभी आप पिछले कुछ दिनों में आप थोड़ा नाराज हो गए थे। नाराजगी किस बात की थी, मैं आपको बताता हूँ। बता दो जी। मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो आयुर्वेदिक दवाओं पर जीएसटी की दर बढ़ाई सरकार ने, उससे आप थोड़ा नाराज थे। क्या हाँ, आपको लगता है वो गलत हुआ, केंद्र सरकार का गलत फैसला था वो? नहीं, हमको विश्वास है कि उस पर पुनर्विचार किया जाएगा, हमको ऐसा विश्वास है। नाराजगी पतंजलि की नहीं है, नाराजगी आचार्य बालकृष्ण की नहीं है, नाराजगी आयुर्वेदिक व्यवस्था को ठीक करने की है। आपने ये तक कह दिया था कि ऐसे आएंगे अच्छे दिन। नहीं, मैंने इतनी सी बात कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो टैक्स की जो स्लैब बनाए गए हैं, आयुर्वेद को जो थोड़ा ऊपर वाले स्लैब में रखा गया है, मैंने टोटल पूरे देश के अंदर यह प्रयास किया कि कितने लोग हैं जो आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहे हैं। जो स्लैब में रखा गया है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, उन लोगों को टैक्स का लॉस तो थोड़ा कम है, परंतु जो छोटी छोटी कंपनियां चलाते हैं, जहां पर उन लोगों को एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम देनी पड़ती है, 2 करोड़ तक के लिए छूट है, जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक की जो संस्थाएं चलाते हैं, उन लोगों को 5-7% टैक्स जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था। हमने कहा ये गरीबों की बात है, इसीलिए इसको कम से कम आयुर्वेद की जो क्लासिकल मेडिसिन है, देखिए जो पेटेंट मेडिसिन गरीब फार्मेसियां नहीं बनाया करती हैं, परंतु जो क्लासिकल जो शास्त्रीय मेडिसिन है वो छोटी छोटी फार्मेसियां भी बनाती हैं। उसके लिए जीएसटी, आयुर्वेदिक दवाओं पर जीएसटी कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए। और हमारी पूरा आग्रह है, माननीय वित्त मंत्री जी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर के भी आया हूं और हमने उनको कहा है कि आप इसको आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस सरकार आयुर्वेद बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, एक तरफ तो आप पूरा जान लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मैसेज नेगेटिव जा रहा है, तो जो आप ताकत लगा रहे हैं वो सब पॉजिटिव जाए, इसके लिए इसको करना जरूरी है। और हमको विश्वास है इस विषय पर वो मानेंगे। और जो हम सोच मतलब रहे आप कह रहे हैं, हैं आपकी नाराजगी नहीं है, आपको विश्वास है कि सरकार नहीं, कम नाराजगी करेगी। नहीं थी, वो भी एक सुझाव था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतने बड़े देश के अंदर, इतने बड़े सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग मिलकर के एक जीएसटी की व्यवस्था के लिए सैकड़ों हमारे योग्य अधिकारी लगे हुए हैं, कभी कभी कोई चीज छूट जाती है। जैसे अगरबत्ती है, पूजा के सामग्री के तो 0 टैक्स है, अगरबत्ती पहले से 0 में था, अगरबत्ती भी 12 के स्लैब में डाल दिया। मैंने कहा भाई ये पूजा करते हैं, लोग कहेंगे अगरबत्ती से कोई राजस्व की बहुत वृद्धि नहीं होगी, पर मैसेज खराब जाएगा कि पूजा पाठ करने वालों को भी महंगा कर दिया। तो ये कुछ बातें हैं, तो हम लोगों ने रखा। और एक बात और बताना चाहता हूं, इसी तरह से बटर की बात थी
क्योंकि बटर तो सारा मक्खन से घी बनता है। तो वहां एक विचार आया, मैं बताना चाहता हूं, वो है दिल्ली में रहते हैं, एसी में रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बोले जी बटर तो वो चीज होती है जो बड़े लोग जो है ब्रेड में लगा करके खाते हैं। मैंने कहा बड़े लोग जो ब्रेड में लगा के खाते हैं उसका टैक्स बढ़ा दो, बेचारा जो गरीब घर में निकाल करके जो घी बनाता है उसका तो कम कर दो। तो कहीं कहीं अज्ञानता भी होती है, कहीं कहीं समझने में भी फेर होता है। तो वो सब जहां कहीं भी थोड़ी बहुत कमी है, हमको विश्वास है, क्योंकि सरकार की देखिए जी नियत में खोट नहीं है। जब नियत में खोट नहीं है तो व्यवस्था में त्रुटि होती है तो उसको सुधारा जा सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। अगला सवाल मेरा है, गौमूत्र से बने उत्पादों पर कई मुस्लिम संगठनों का विरोध है, क्या कहते हैं आप उसके ऊपर? देखिए सबसे पहली बात तो दारुल उलूम ने उस पर फतवे भी जारी करे। फतवे हमारे पक्ष में है, दारुल उलूम का जो फतवा है वो हमारे पक्ष में है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं पूरे देश को, ये पहले एक बड़ा षड्यंत्र जो चलते रहते हैं, उसमें से षड्यंत्र एक ये भी चला कि किसी तरह से यदि मुसलमानों को पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करने से रोका जाएगा तो उनका जो बाजार का जो क्षेत्र है छोटा हो जाएगा और एमएनसीज का साइज बड़ा बना रहेगा। उन्होंने बहुत प्रयास किया, तो 600 प्रोडक्ट के अंदर में मात्र 3 प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर हम गोमूत्र डालते हैं, उसे 5 हैं। तो 5 में से हमने सारी धरती को बताया कि जिसमें गोमूत्र डलता है हम बड़े चौड़े ढंग से लिखते हैं और बड़े जोरदार ढंग से प्रचार करते हैं। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर गोमूत्र डलता हो और हमने उसको छिपा करके रखा हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। आज गोनाइल की वजह से आज हम लाखों परिवारों में गोनाइल प्रयोग होता है, गोमूत्र से गोनाइल बनाया उत्तराखंड के। आज मेरे को इस बात को कहते हुए गर्व है कि इस पूरे पहाड़ से, उत्तरकाशी से लेकर के पूरे क्षेत्र से हजारों परिवार आज गोमूत्र से पल रहे हैं, क्योंकि हम गोनाइल बेचते हैं। इसी तरह से दूसरे जितने भी गोधन अर्क है वो मोटापा से लेकर के कैंसर से लेकर के भयानक बीमारियों में काम आती हैं। तो इस तरह से आपका गोनाइल हो गया, गोमूत्र अर्क हो गया, एक पंचगव्य साबुन में गोमूत्र डालते हैं, दूसरा एक संजीवनी बटी के अंदर शोधन में गोमूत्र यूज होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं है जिसमें गोमूत्र यूज होता हो। और एक बात और भी बताना चाहता हूं कि पतंजलि योगपीठ में मेरे भाई बहुत सारे मुसलमान भाई भी काम करते हैं, इसलिए यदि मुसलमानों को भ्रम हो तो उनसे पूछें कि वहां क्या बनता है। जी मैं बिल्कुल आखिरी दौर में हूं और एक सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका, बताइए। मेरा ये सवाल है आचार्य बालकृष्ण जी से कि जब से आपने ये अपने उद्योग यहाँ हरिद्वार में स्थापित किए, जगह जगह स्थापित किए, आप नेपाल से आए, बाबा रामदेव हरियाणा से आए, आपने हमारी जो सरकारें बनी है उत्तराखंड में, कांग्रेस की बनी, भारतीय जनता पार्टी की बनी, इनसे आपकी अच्छी दोस्ती रही, आपने इनके दोस्ती के रिफंड भी दिए। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में आप कांग्रेस बीजेपी वालों को 20-20, 21-21 लाख रुपए के चेक भी देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, बदले में वो आपको निःशुल्क जमीनें देते हैं। और वो हमारी सुनिए पहले मेरा सवाल आने दीजिए भाई, पहले सुन। निःशुल्क आप अगर सुनेंगे नहीं मारे हुआ एक मिनट सुन, तो सवाल निःशुल्क जमीन कहां दिया, सुन क्यों नहीं रहे? पहला निःशुल्क जमीन कहां दिया ये बताओ। ये बताओ पहले प्रश्न देखो, सुन प्रश्न जो है आप बोलोगे सबके बीच में, मैं पूरी प्रामाणिकता से उत्तर दूंगा। प्रश्न प्रामाणिक होना चाहिए। जब तुम सिर्फ कलुषित मानसिकता से प्रश्न करोगे तो उसका मैं आप अगर जवाब नहीं देंगे, बताओ कितने जमीन दी हमको? 1 टुकड़ा, 1 इंच जमीन। आज कहना चाहता हूं सबके बीच में, किसी भी गवर्नमेंट ने पतंजलि योगपीठ को 1 इंच जमीन नहीं दी। जितने भी जमीन हमने खरीदी है, खरीद करके लोगों के जनता के दान से हमने खड़ा किया पतंजलि योगपीठ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लोगों को बालकृष्ण साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आजकल फिल्म बहुत चल रही है, वो है बाहुबली। बाहुबली तो सुपर हिट हो गई, आपको भी उत्तराखंड का बाहुबली बताया गया था, लेकिन आप हिट नहीं हो पाए। जिस तरीके की मेरे ऊपर मार पड़ रही थी कि हरीश रावत जो है इनके मुकाबले में अकेला पड़ गया, हवाई दुर्घटना में गर्दन टूट गई, उसके बाद शारीरिक रूप से भी मुझको आप बहुत सक्षम मुख्यमंत्री नहीं कह सकते, तो मैं कहां से बाहुबली हो जाऊंगा। जब हम राइजिंग उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम उस प्रांत की बात करते हैं जिस प्रांत के अंदर विकास की, बयार की बहुत जरूरत है। और इस पर बात करने के लिए, राइजिंग उत्तराखंड पे बात करने के लिए मैं पहले सेशन के लिए बुलाना चाहूंगा सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब को, जिनको केंद्र की राजनीति का भी उतना ही अनुभव है जितना राज्य की राजनीति का है। प्लीज वेलकम मिस्टर हरीश रावत।
मैं भी आप सबको और विशेष तौर पर राइजिंग उत्तराखंड के इस कंसेप्ट के लिए ईटीवी को और न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड जिस हॉराइजन पे है, जिस क्षितिज पे है, उससे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तस्वीर राज्य की सारे देश के अंदर बने। और आपसे बातचीत करते हुए मैं आपके लिए विशेष तौर पे एक गुलाब का फूल लाया हूँ। ये नेहरू जी को बहुत पसंद था और आज जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार हो रहा है, कंट्रोल्ड मीडिया की बात होने लग रही है और जब योजना आयोग से लेकर के नेहरू जी से जुड़ी हुई सारी संस्थाओं के या तो नाम बदले जा रहे हैं या उसको मिटाने की कोशिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं गुलाब का लेकर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसके सबसे बड़े हामी थे, पैरोकार थे नेहरू जी जो है, मैं आपको दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा रावत जी की न्यूज 18 नेटवर्क डंके की चोट पर हर खबर दिखाता है, हर खबर बताता है और साथ ही साथ ख्याल रखता है राष्ट्र हित का और देश हित का, जो कि सबसे ऊपर है। जी मैं उम्मीद करता हूं का ये हौसला आगे भी बना रहे। शुक्रिया, शुक्रिया सर। रावत साहब, जब हम राइजिंग उत्तराखंड की बात करते हैं, जब हम उत्तराखंड के उदय की बात करते हैं, तो हरीश रावत बतौर पूर्व मुख्यमंत्री के मन में, दिमाग में ख्याल क्या आता है? देखिए, उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से एक पूर्ण संभावना युक्त राज्य है जी। हमको अपनी प्राकृतिक संपदा, अपनी जो प्राकृतिक हमारे अंदर गुण हैं जी, उनका मानवीय गुणों के साथ समावेश करना है। हमें अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करने की जरूरत है, ताकि हम जो विश्व कंपटीशन है, आज तो खुला कंपटीशन है, देश के स्तर पर भी है, राज्यों के बीच में भी है और देशों के बीच में भी है, उसमें हमारी मैन पावर, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर क्षमता है और उस क्षमता का किस तरीके से हम उसको बढ़ाने का काम करते हैं वो बहुत आवश्यक है। इसलिए जब इस बार मैं चुनाव में गया तो मैंने दो चीज़ों पर लोगों से कहा। मैंने कहा, एक तो मैं आपके संसाधनों को बढ़ाऊंगा ताकि केंद्र पर हमारी निर्भरता न रहे, और दूसरा मैंने कहा मैं 2020 तक हर परिवार के एक सदस्य को जो है स्थायी रोजगार दूंगा और 2022 तक एक पूर्ण रोजगार युक्त राज्य बनाऊंगा। और उसके लिए मैंने उनको ये बताया कि 2014 से लेकर के 2016 तक मेरी सरकार ने इस दिशा में क्या किया है, ताकि निजी जिसको आप कह सकते हैं कि जो स्किल हैंड है, प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप को किस तरीके से बढ़ा। आपको थोड़ा राइजिंग उत्तराखंड करने का, उत्तराखंड का उदय करने का समय कम मिला, क्योंकि शुरुआत के 1-1.5 साल विजय बहुगुणा ने ले लिए, फिर बीच में 2.5 साल थोड़ा टाइम ठीक निकला, फिर लास्ट के 6 महीने राजनीतिक हलचल बहुत हो गई। क्या हम माने कि कांग्रेस नेतृत्व में भी उस समय जब विजय बहुगुणा को सीएम बनाया और आपकी अनदेखी करी, जिसके बाद आप थोड़ा नाराज भी हो गए थे, क्या अगर आपके पास ये पूरे 5 साल होते तो वाकई आज हरीश रावत इस मंच से कह सकते थे कि हाँ, राइजिंग उत्तराखंड में जो 50% काम था वो मैंने पूरा कर लिया है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर। आपने एक बहुत कोर इशू को छुआ जी। बल्कि जब चुनाव के परिणाम निकले और डबल इंजन वाली सरकार को 59 लोगों का विधानसभा में समर्थन मिला, मतलब सदस्य। आपने क्या बोला, डबल इंजन वाली सरकार को? ये डबल इंजन कैसे? तो मैंने डबल इंजन क्या है, समझा दीजिए ना थोड़ा। डबल इंजन, अब तो बल्कि ट्रिपल इंजन है। अच्छा। हाँ, देखिए, एक इंजन तो देहरादून में है जो यहाँ की सरकार है, और जो उससे बड़ा वाला इंजन है वो दिल्ली में है। अच्छा। और अब यूपी का जो बैकअप है हमको, जिसमें हम समझते हैं कि जो हमारी यूपी के साथ इश्यूज हैं वो हल हो जाएंगे, तो ये ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट है इनफैक्ट जो है।
आपने एक बात मेरी दिल की छुई, मैंने उस पर मैं जरा फोकस करना चाहता हूं। इस राज्य को राजनीतिक स्थायित्व की जबरदस्त जरूरत है। राजनीतिक स्थायित्व की, स्थिरता की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा अपने मुख्यमंत्री को 5 साल बनाए रखेगी, ताकि व्यक्ति जिस चीज को सोचता है उसको ठीक से इंप्लीमेंट कर सके। मैं जब 2014 में आया तो लगभग 1.5 साल मेरा आपदा से जूझने में लग गया, जो नॉर्मलसी लानी थी। और मुझे आज खुशी है इस बात की कि मैंने आपदा के जितने घाव थे वो सब घाव भरे और राज्य को एक नए मोड में, आगे बढ़ने के मोड में, एक नई चुनौती को लेने के मोड में खड़ा करने का काम किया। अच्छा, दूसरा मैंने इसके साथ साथ फोकस इस बात पर किया कि ये राज्य जिस उत्तराखंडियत की भावना से बना था, वो उत्तराखंडियत की भावना 14 साल में कहीं पर भी प्रोमिनेंट प्लेस नहीं, एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं पा पाई। ऐसा नहीं लगा कि उत्तराखंडियत जो है हमारी नीतियों को, हमारे कामों को, हमारी पहलुओं को प्रभावित करने का काम कर रही है। और मुझे आज बेहद खुशी है, लगभग 1100 पहले आप किसी डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए, छोटे से छोटा डिपार्टमेंट भी होगा, मैंने 1100 नई पहलें, मैं जो गवर्नेंस के, सरकार चलाने के सामान्य कामकाज होते हैं, डेवलपमेंट के, कहीं सड़क बना दी, कहीं और चीज कर दिया, मैं उनकी जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं जो नई पहलें हैं, मैंने 1100 नई पहलें, 1100 से भी ज्यादा नई पहलें प्रारंभ की। एक सेकंड, जो आपने कहा मैं उसी इशू पर आ रहा हूं। यदि मुझको 1 साल भी और मिला होता, वो पहले धरती पर खुद बोल करके कहती कि अब हरीश रावत को 5 साल देना है। बिल्कुल, तो जो टाइम का मेरे साथ मिसमैच हुआ जी, उसके कारण जो है मैं फिर, और जो चुनाव को प्रभावित करने वाले और फैक्टर्स होते हैं, उससे जो है हमारे रिजल्ट्स जो है बिल्कुल आप एक लाजमी बात कह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं राज्य के हित में बहुत आवश्यक है, राज्य के हित में बहुत आवश्यक है कि राजनीतिक स्थिरता रहे। और राजनीतिक स्थिरता का मतलब होता है कि जो राज्य का नेतृत्व है वो पुष्ट रहे। देखिए, चुनाव जो है वो जनता के हाथ में होते हैं, लेकिन जब उत्तराखंड में कांग्रेस जीत कर आई थी, तब कांग्रेस आला कमान के हाथ में था कि वो हरीश रावत को भेजे या विजय बहुगुणा को भेजे। हालांकि अब विजय बहुगुणा तो बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं, वो जो मेरा मूल सवाल था उस समय, क्या आपको लगता नहीं है कि हायर लीडरशिप से तब चूक हुई, हरीश रावत को ना चुनकर, राइजिंग उत्तराखंड ना कराकर और विजय बहुगुणा को चुना? 30 सेकंड में जवाब इसका सर, 30 सेकंड। देखिए, क्या हुआ समय के पन्नू में, मैं उस पर नहीं उलझना चाहूंगा। अभी आप ही कह रहे थे लेकिन अगर राजनीतिक स्थायित्व होता तो स्थितियां अलग होती। लेकिन मैं एक बात और बता दूं जी, कि सारे इसके बावजूद जो है, आज मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स हैं उनमें उत्तराखंड है। आज हमारी जो विकास दर है वो 12.5% से ऊपर है। आज हमारी पर कैपिटा इनकम 2014 में जब मैंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, उस समय 71,000 रुपया थी और आज 1,61,000 रुपया। पर रोजगार तब भी समस्या थी और आज भी समस्या है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जो रोजगार की समस्या और कल भी समस्या वही जो रोजगार की समस्या थी, मैंने उस पर अंतिम साल में फोकस किया और इसलिए जितने रिक्त पद थे उन सबको भरने का अभियान चलाया और 16,500 पद एक साल में 16,500 पद भरे। पर करोड़ों लोग, रावत जी, 12,887 का अध्याचन करवाया और जिसके अध्याचन के साथ जो है अब भी जो है जगह जगह इंटरव्यूज जो है हमारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि कर रहे हैं। जब मैं आपको 4 साल बैक में लेके जाना चाहता हूं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हमने एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाया। स्टार्टअप की बात कही गई, वहां का स्टार्टअप तो अभी घर कर रहा है, वो तो चल नहीं पाया। लेकिन हमने अपने स्टार्टअप में 2000 नौजवान जो नौकरी मांगने पर लगे हुए थे, उन नौजवानों को नई स्किल दे करके, बैंकों के साथ जोड़ करके रोजगार में किया। और मेरा मानना है, कोई जो हमारी नई सरकार है, मैं त्रिवेंद्र सिंह जी से चाहूंगा कि कम से कम 50,000 नौजवानों को जो नौकरी मांगने की लाइन पर हैं, उनको स्किल
मैन पावर में बदलें और बैंकों के साथ एक टाई अप करके उन नौजवानों को रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाले में बदलें। और ये उत्तराखंड की फॉरमोस्ट आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति यदि नहीं सरकार करती है तो मैं आशीर्वाद तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद उनको बड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरा दिली समर्थन उनके इस प्रयास के साथ रहे। मैं रावत जी, मैं आपको 4 साल फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं। 4 साल पहले आपने एक इंटरव्यू में, जब आप केंद्र में मंत्री थे, जब आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, तब आपने एक बात बोली थी कि मेरा फोकस उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट को लेकर होगा, युवाओं को रोजगार मिले उसको लेके होगा। और किसी भी मुल्क की, किसी भी प्रदेश की गति तभी बढ़ सकती है, स्पीड तभी तेज हो सकती है जब उसके युवा को नौकरी मिले। क्या हरीश रावत साहब, हम ये मान सकते हैं पिछले कुछ सालों के अंदर इस पर किसी ने काम ही नहीं किया, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे वो उसके पहले की बीजेपी सरकार हो, अब तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार, अभी तो बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन क्या इस पर काम हुआ है उत्तराखंड के अंदर पिछले 10-11 साल के अंदर? मैंने स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया और मैंने जो नौजवान नौकरी मांगने की लाइन पर थे उनको ट्रेन करके बैंकों के साथ जोड़ करके 2000 नौजवानों को 2016 के अंदर उनको रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनाया। देखिए, मैं ग्रोथ के विवाद में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सारी फजिंग हो गई है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, बहुत सारी फजिंग हो गई है। यदि आप पूछना चाहते हैं, देखिए मैं आपसे एक बात आपसे कहना चाहता हूं, उसके अंदर आप कह रहे हैं कि 7% की ग्रोथ नहीं है देश के अंदर। देखिए 2015 से पहले जी जो ग्रोथ के मापने के मानक थे उनमें इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो है वो और थोक मूल्य सूचांक ये भी काउंट करते थे। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ला करके पूरी जीडीपी के मापन के मानक को बदल दिया मोदी गया। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों आप कहते हैं? नहीं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उसके बावजूद भी आज जो ग्रोथ है वो 6.1 तो ये सरकार मान रही है, लेकिन वास्तव में ये 5.5% के आसपास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब, आपने बहुत बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और राइजिंग उत्तराखंड पे अपना पर्सपेक्टिव भी रखा कि राइजिंग उत्तराखंड के मायने क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रावत। थैंक यू। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब ने मेरी बात को सुना, उसके लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और राइजिंग इंडिया के साथ जो है राइजिंग उत्तराखंड दोनों कामनाएं पूरी हों, उसके लिए मैं केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी दोनों को सद्भावना देना चाहता हूं। मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं, संसदीय लोकतंत्र के अंदर जब तक आप विपक्ष को एक रचनात्मक दोस्त नहीं समझेंगे तो न इंडिया जिस रूप में राइज होना चाहिए, न भारत ठीक रूप में उदय होगा और न जो है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड भी और भारत भी पहले से ही उदित है। उसको मुदित बनाने के लिए, एक खुशहाल बनाने के लिए उनको भी प्रयास करना है। उस प्रयास में हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।